चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। मीन्स वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो हमारे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का मतलब है कि जो पार्टिकल्स के द्वारा मूवमेंट होती है, जो माइग्रेशन होती है, वो हमारी किन किन कारक की वजह से अफेक्ट हो जाती है। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फैक्टर्स हैं हमारे अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के, वो हैं, फर्स्ट आता है इसमें नेट चार्ज ऑन दी पार्टिकल्स। सेकंड आता है साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स। थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सपोर्टिंग मीडियम। फिफ्थ है आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ बफर। सिक्स्थ है पीएच ऑफ बफर। सेवन्थ है टेम्परेचर। तो अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेट चार्ज ऑन दी पार्टिकल्स। इफ मॉलिक्यूल्स हैव लेसर चार्ज, लेसर विल बी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। मीन्स जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर लेस चार्ज है, तो उनका जो मूवमेंट होगा वो भी लेस होगा। मीन्स जो पार्टिकल है हमारे पास उन पे कम चार्ज प्रेजेंट है, तो जो उनकी मूवमेंट होगी, मीन्स जो उनकी माइग्रेशन होगी, वो भी हमारी कम ही होगी। एंड इफ मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर चार्ज, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। मीन्स अगर जो पार्टिकल्स है उनके ऊपर ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है, तो उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा ही होगी। चार्ज डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ मीडियम। मीन्स पार्टिकल्स पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा वो डिपेंड करता है हमारा मीडियम की पीएच पर। मीन्स जो भी हम मीडियम यूज़ करेंगे उसकी क्या पीएच है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा पार्टिकल चार्ज। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स। तो साइज और शेप हमारे किस तरीके से इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को अफेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। लार्ज पार्टिकल्स हैव लेस इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी दैन स्मॉल पार्टिकल्स। मीन्स जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे कम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शो करते हैं। कम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शो करेंगे वो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स के साथ में। मीन्स जैसे बड़े पार्टिकल्स हैं तो इनकी मूवमेंट कम होगी, और जो हमारे छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। बिकॉज ग्रेटर फ्रिक्शनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर एक्सर्टेड बाय सपोर्टिंग मीडियम अप टू ऑन लार्ज पार्टिकल्स। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स होंगे, जो हमारे बड़े पार्टिकल्स होंगे, उनके अंदर ज़्यादा फ्रिक्शनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, वो भी मीडियम के द्वारा। मीन्स जो मीडियम हमने यूज़ कर रखा है वो मीडियम हमारा बड़े पार्टिकल्स पर ज़्यादा घर्षण बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल अप्लाई करेगा, और उसी के कारण बड़े पार्टिकल्स हमारे मूव नहीं कर पाएंगे और छोटे पार्टिकल्स हमारे आसानी से मूव उस मीडियम के थ्रू कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द लार्ज पार्टिकल्स में गेट स्टक फॉर सम टाइम विद इन द सपोर्ट मीडिया एंड मूवमेंट विल बी स्लो एज कम्पेयर टू स्मॉल। मीन्स जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे हमारे, वो हमारे स्टक हो जाएंगे मीडियम में कुछ समय के लिए। और मीडियम में स्टक क्यों होंगे? क्योंकि उनका साइज बड़ा है, और स्टक होने का मतलब है कि वो मीडियम में धंस जाएंगे और एक ही जगह स्थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो इसी कारण बड़े पार्टिकल्स की मूवमेंट कम हो जाएगी एज कंपेयर टू स्मॉल पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मॉलिक्यूल हैविंग राउंड शेप विल हैव मोर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी देन शार्प शेप। मीन्स वो मॉलिक्यूल्स
जिनकी राउंड शेप होती है, मीन्स गोल शेप होती है, वो हमारे ज़्यादा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शो करते हैं, मीन्स ज़्यादा माइग्रेशन शो करते हैं एज कंपेयर टू शार्प शेप वाले पार्टिकल्स। मीन्स साइज हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को कैसे अफेक्ट करेगा, तो जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो हमारे स्टक हो जाएंगे मीडियम में, और जो हमारे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो स्टक नहीं होंगे, मीन्स मीडियम में धंसेंगे नहीं और आगे वो माइग्रेट हो जाएंगे आसानी से, लेकिन बड़े वाले पार्टिकल्स माइग्रेट नहीं हो पाएंगे। और शेप हमारी कैसे अफेक्ट करेगी, तो पार्टिकल्स अगर राउंड शेप के होंगे तो वो आसानी से माइग्रेट हो पाएंगे, आसानी से मूवमेंट होगी उनकी। और वहीं अगर हम बात करें जो पार्टिकल्स हैं उनकी शार्प शेप हैं, मीन्स वो तीखे हैं, नुकीले हैं, तो वो हमारे मीडियम में धंस जाएंगे, स्टक हो जाएंगे और उनकी मूवमेंट भी रुक जाएगी। तो ये पार्टिकल्स हैं हमारे राउंड शेप के, और ये पार्टिकल्स हैं हमारे शार्प शेप के। तो ये शार्प वाले स्टक हो जाएंगे मीडियम में और आगे मूवमेंट शो नहीं कर पाएंगे, और राउंड वाले स्टक नहीं होंगे, ये आसानी से मूवमेंट शो कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ओम्स लॉ, आई इक्वल टू वी आर। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा ओम्स लॉ के द्वारा लिया गया है, जिसका फॉर्मूला है हमारा आई इक्वल टू बी अपॉन आर। नेक्स्ट पॉइंट आई वी आर आर अफेक्ट द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स। मीन्स जो इसमें आई वी और आर हैं वो तीनों ही हमारे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा आई है वो यहाँ पर करंट है, जो हमारा वी है वो वोल्टेज है, और आर रेजिस्टेंस है। तो ये तीनों कैसे अफेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है वोल्टेज इंक्रीज रेट ऑफ माइग्रेशन ऑल्सो इंक्रीज। मीन्स अगर हम वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं मीडियम में, तो जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, मीन्स जो उनका माइग्रेशन होगा वो भी बढ़ जाएगा। और करंट इंक्रीज माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। मीन्स अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे इट मीन्स कि हमारा करंट भी बढ़ रहा है, और अगर हमारा करंट बढ़ जाता है मीडियम में तो पार्टिकल्स की माइग्रेशन मीन्स उनकी मूवमेंट भी बढ़ जाएगी। थर्ड रेजिस्टेंस इंक्रीज माइग्रेशन डिक्रीज। मीन्स अगर मीडियम में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पार्टिकल्स की माइग्रेशन मीन्स उनकी मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे करके हमारे आई वी आर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सपोर्ट मीडियम। मीन्स जो सपोर्ट मीडियम हम यूज़ करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए। तो इसमें सब टाइप है। फर्स्ट एडजॉर्प्शन। पेपर सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस में शो एडजॉर्प्शन ऑफ सैंपल मॉलिक्यूल्स। मीन्स अगर हम पेपर और सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसेस में, तो वो हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस शो करेगा। एडजॉर्प्शन का मतलब है कि अपने सरफेस पर मटेरियल को चिपका लेना। मीन्स यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो एडजॉर्ब हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ एडजॉर्प्शन इज़ मोर इट कोज टेलिंग ऑफ सैंपल जोन्स। मीन्स अगर एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब है कि सैंपल जोन की टेलिंग हो जाएगी। सैंपल जोन की टेलिंग होने का मतलब है कि जो सैंपल में पार्टिकल्स होंगे वो हमारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। मीन्स जैसे हम माने यहाँ पर बहुत बारीक बारीक जो पार्टिकल्स हैं और जो मोटे पार्टिकल्स हैं सारे यहाँ पर चिपक गए हैं, तो इसी को हम कहेंगे टेलिंग ऑफ सैंपल जोन। नेक्स्ट पॉइंट है इट रिड्यूस बोथ द रेट ऑफ माइग्रेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स जो एडजॉर्प्शन है
ये हमारा रेट ऑफ माइग्रेशन को भी घटा देगा और रिजोल्यूशन को भी घटा देगा, जिसके कारण हमारे पास सेपरेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, वन मोर फिनोमिना शोन बाय सपोर्ट मीडियम, दैट फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रो एंडो ऑस्मोसिस। मीन्स एक और फिनोमिना है जो हमारा सपोर्ट मीडियम के द्वारा ही उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो एंडो ऑस्मोसिस। इज सीन ड्यू टू चार्ज ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सपोर्टिंग मीडियम। मीन्स जो इलेक्ट्रो एंडो ऑस्मोसिस है ये हमारा शोन तभी होता है, मीन्स ये दिखाई तभी देता है जब जो चार्ज ग्रुप होते हैं वो हमारे सपोर्ट मीडियम के ऊपर मीन्स उनके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, तो तभी हमारा इलेक्ट्रो एंडोस्मोसिस प्रोसेस शो होता है। इलेक्ट्रो एंडोस्मोसिस का मतलब है कि जो लिक्विड है हमारा वो पोरस मटेरियल में से होकर गुजरेगा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रो एंडोस्मोसिस। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इलेक्ट्रो एंडोस्मोसिस will increase the rate of migration of cations but decrease the rate of anions। मीन्स जो इलेक्ट्रो एंडोस्मोसिस प्रोसेस है वो कैटायंस के माइग्रेशन को तो बढ़ा देता है लेकिन अनायंस के माइग्रेशन को घटा देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो सब टाइप है हमारा सपोर्ट मीडियम में वो है सीविंग, या हम कहें मोलिकुलर सीविंग। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, जेल्स है पोरस स्ट्रक्चर। मीन्स जो जेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर पोरस होता है, मीन्स छन्नीदार होता है। इन अगार एंड पॉलीएक्राइलामाइड जेल द मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इज हिंडर्ड बाय डिक्रीज पोर साइज। मीन्स जो हमारे एक्सिपिएंट हैं अगार और पॉलीएक्राइलामाइड उनके द्वारा जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं मीन्स जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट पर अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो उसमें पोर साइज होता है वो कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, लार्ज मॉलिकुलर साइज मॉलिक्यूल्स डज नॉट पास थ्रू द पोर सो द मॉलिकुलर सीविंग फॉर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट पॉसिबल। मीन्स जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं मीन्स वो मॉलिक्यूल्स जिनका साइज बड़ा है वो इन पोर्स में से होकर नहीं गुजर पाएंगे, तो इसलिए जो मॉलिकुलर सीविंग प्रोसेस है वो लार्ज साइज पार्टिकल्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर लार्ज वाले पार्टिकल्स हमारे पोर में से होकर नहीं गुजरेंगे इट मीन्स उनकी मूवमेंट पर अफेक्ट पड़ जाएगा और उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी पर अफेक्ट पड़ना। तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ बफर। इसका फर्स्ट टाइप है एट हायर आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ बफर। एज आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ बफर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट कैरिड बाय सैंपल डिक्रीज विच लीड्स टू डिक्रीज द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द सैंपल मॉलिक्यूल्स। मीन्स अगर बफर की आयनिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है मीन्स जो बफर सॉल्यूशन है उसमें जो आयंस है उनकी पावर बढ़ जाती है, तो उसके कारण क्या होगा, जो सैंपल होगा उस बफर सॉल्यूशन के अंदर उसमें करंट हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, आयंस ज़्यादा होंगे, इसलिए करंट कम हो जाएगा। और अगर हमारा करंट कम हो जाता है तो जो सैंपल मॉलिक्यूल्स मीन्स जो पार्टिकल्स हैं उनकी माइग्रेशन भी कम हो जाएगी, मीन्स उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी। सेकंड है एट लो आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ बफर। मीन्स जो बफर है उनकी अगर लो आयोनिक स्ट्रेंथ हो जाती है तो क्या होगा, एज आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ बफर डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट कैरिड बाय बफर डिक्रीज। मीन्स अगर बफर की आयोनिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है तो जो बफर में करंट होगा वो भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। एंड अमाउंट ऑफ करंट बाय द सैंपल इंक्रीज। मीन्स
जो उस बफर के अंदर सैंपल प्रेजेंट होंगे उनमें करंट इंक्रीज हो जाएगा, विच लीड्स टू इंक्रीज रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ सैंपल मॉलिक्यूल्स। मीन्स अगर सैंपल में करंट इंक्रीज हो जाएगा, इट मीन्स जो सैंपल का मीन्स जो पार्टिकल्स का माइग्रेशन है, जो मूवमेंट है, वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स अगर बफर की आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मूवमेंट कम होगा, और बफर की आयनिक स्ट्रेंथ कम है तो मूवमेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा पीएच ऑफ बफर। मीन्स जो बफर की पीएच है वो कैसे अफेक्ट करेगी। नेट चार्ज ऑन पार्टिकल्स डिपेंड ऑन पीएच। मीन्स जो पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उन पर कितना चार्ज रहेगा वो डिपेंड करता है हमारा उस सॉल्यूशन की पीएच पर। तो अगर पार्टिकल्स पर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा मूवमेंट शो करेगा, और वहीं अगर पार्टिकल्स पर चार्ज कम होंगे तो वो कम मूवमेंट शो करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, या हम कहें हीट जनरेशन। जनरेशन ऑफ हीट ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। मीन्स जनरेशन ऑफ हीट मीन्स हीट का उत्पन्न होना, वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मीन्स बहुत ही ज़्यादा दिखाई देने वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट मीन्स अगर हम किसी सॉल्यूशन में करंट बढ़ा देते हैं, मीन्स उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, तो जो हीट है वो भी हमारी ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखने को मिलता है। हीट जनरेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस विल चेंज द विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मीडिया। मीन्स अगर सॉल्यूशन में हीट जनरेट हो जाएगी तो उसके कारण क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें जो मीडियम होगा उसकी विस्कोसिटी अफेक्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और जो उस मीडियम की डेंसिटी है उस पर भी अफेक्ट पड़ जाएगा और वो भी चेंज हो जाएगी। तो अगर हमारी विस्कोसिटी और डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा मीन्स जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होगी वो भी अफेक्ट हो जाएगी। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।